जोड़ी में होंगे लीनियर इक्वेशंस और वो भी दो वेरिएबल्स में, और हम करेंगे उन्हें सॉल्व। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है अनु और अमित। इन दोनों के पास कुल मिला के हैं 10 रुपए। बस 10 रुपए काफी हैं। 10 रुपए अनु अमित के मुकाबले 4 गुना खर्च करती है, 4 गुना स्पेंड करती है। वैसे भी कई लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा खर्च करती है। हालांकि मैं नहीं मानती ऐसा। आफ्टर ऑल मैं भी लड़की हूं और मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती। एनीवेज, तो अनु और अमित के इस सिनेरियो के लिए अगर हम लीनियर इक्वेशंस का यूज करें तो कैसा रहेगा? मान लेते हैं कि अनु ने खर्च करे x, अमित ने खर्च करे y। दोनों के पास एक साथ मिला के थे 10 रुपए, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अनु अमित से 4 गुना खर्च करती है, यानी कि x इज इक्वल टू 4y। तो ये हो गए दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब आप कहोगे कि मैम wasn't it a very simple scenario? मतलब ये सिनेरियो तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत थी क्या? नॉट रियली। वेल, अगर आप कन्विंस्ड नहीं हो तो हम लेंगे कोई दूसरा एग्जाम्पल। मान लो 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट है ₹50, और 7 पेंसिल और 5 पेन का टोटल कॉस्ट है ₹46। अब आपको बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है। तो इस केस में हम लीनियर इक्वेशंस का हेल्प लेंगे, वो भी टू वेरिएबल्स में। कैसे? एक पेंसिल का कॉस्ट है x, एक पेन का कॉस्ट है y। तो उस केस में हमारे इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारा पहला इक्वेशन है। हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां पर भी हमें मिले दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। चलो, तो एटलीस्ट अब हम इस बात से तो कन्विंस्ड हैं कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हैं हमारे रियल लाइफ के काफी प्रॉब्लम्स में ये काम आती हैं। तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ना तो बनता है। तो एटलीस्ट इस बात से कन्विंस्ड है कि इस वीडियो को देखा जा सकता है, इस चैप्टर को पढ़ा जा सकता है ना? तो चलो अब देखते हैं मैथमेटिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम मैथमेटिकली इसके एक जनरल फॉर्म की बात करें तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, जहां पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x एंड y, और जहां पर a एंड b बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि देखो a 0 हो गया तो पूरा ax गायब हो जाएगा, b 0 हो गया तो पूरा by गायब हो जाएगा। अब यार ये दोनों ही टर्म्स गायब हो गए तो वेरिएबल्स ही गायब हो गए, फिर काहे का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना? तो इसलिए इनका 0 होना अलाउड नहीं है। इसके अलावा जब कहीं भी आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म का कोई इक्वेशन दिख जाए तो समझ लो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस लेसन में हम ऐसे ही दो इक्वेशंस की बात करेंगे। मतलब हमारे पास ऐसे दो इक्वेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल, एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालेंगे बोले तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x और y की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे ये दोनों इक्वेशंस ट्रू होंगे, राइट? x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? इनफैक्ट आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि किस तरह से इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए हम दो अप्रोच फॉलो करेंगे। एक अप्रोच होगा एल्जेब्रिक मेथड, जहां पर हम कुछ डिफरेंट मेथड्स होंगे हमारे पास जिनके हेल्प से हम इस तरह के दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड, जहां पर हम ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। करेक्ट, ग्राफ बना के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो, ग्राफ बनाने की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन, लेट अस से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं अब तो सभी को पता होगा। इसके पिछले लेसन में जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे वहां पर तो हमने खूब सारे ग्राफ बनाए थे, है कि नहीं। तो अगर हम इस इक्वेशन का भी ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब हमारे पास है दो इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशन के लिए हमें एक एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ओके, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन से हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, x और y की वैसी वैल्यूज जिनको अगर आप उस इक्वेशन में पुट कर दो तो दैट इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। वो इक्वेशन में पुट करने पे वो इक्वेशन ट्रू होगा, है ना। इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, राइट, ढेर सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स की कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू जब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो फिर वाई की वैल्यू क्या होगी। ऐसे करके हम एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ना, और हम कहते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मिल गया। बट हम एक्चुअली कह क्या रहे हैं, हमने रैंडमली एक्स और वाई की 2-4 वैल्यूज ले ली और पूरी लाइन बना दी। बोलने का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज के लिए आपका गिवन इक्वेशन इज ट्रू। आप लॉजिक को समझ रहे हो। वेरी 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 बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें साफ साफ चीख चीख के यही बताता है कि इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब वापस आते हैं यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, यानी कि हमें दो लाइंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, इसका मतलब है हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो इन दोनों लाइंस में हो, मतलब इस लाइन में भी हो और उस लाइन में भी हो। खैर, इसके बारे में अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया कि हम एक तो ग्राफिकल मेथड सीखेंगे जिसको हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट एल्जेब्रिक मेथड्स भी सीखेंगे इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो, इससे पहले कि हम डिफरेंट मेथड्स देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले दिमाग में एक फोटो बना लेते हैं हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म की। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स हैं, और जहां पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर a1 b1 सब 0 हो जाएगा तो भाई इक्वेशन में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे दिखते हैं हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलो, अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। अगर हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट उससे भी पहले ये देखो कि सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जो दोनों लाइन में प्रेजेंट हो, राइट। इस लाइन में भी प्रेजेंट है और इस लाइन में भी प्रेजेंट है। अब दोनों लाइन में अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो दोनों लाइन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं।
अगर दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, अगर दोनों लाइन अलग अलग है, लेट अस से मेरा ये वाला हाथ एक लाइन है, ये वाला हाथ एक लाइन है, अगर ये दोनों ऐसे हैं तो ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या जो दोनों में कॉमन है? होगा ही नहीं। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होने के लिए या तो ये ऐसे मीट करे तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, या फिर ये ऐसे मीट करे तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, या फिर ये ऐसे इंटरसेक्ट करे तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, राइट। तो मतलब इनमें कॉमन पॉइंट होने के लिए ये दोनों को मीट करना पड़ेगा, राइट। अगर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, राइट। तो हम देखेंगे हमारे सामने 3 डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे। पहला सिनेरियो जहां हम देखेंगे ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पर। इसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इनका एक सॉल्यूशन है, एक फिक्स्ड यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लोग एक फिक्स्ड स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाला जो पॉइंट है वही एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू होगा, ठीक है। ये था हमारा सिचुएशन 1। हमारे पास एक दूसरा सिनेरियो आ सकता है, केस 2। ये हो सकता है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल टू ईच अदर हैं, ये बिल्कुल पैरेलल हैं। मतलब अगर ऐसे भी हो तो भी हमें लगेगा कि भाई थोड़ा और आगे खींच देंगे तो कहीं मीट कर जाएंगे, अगर ऐसे हो तो भी हमें लग सकता है कि भाई नीचे थोड़ा खींच देंगे तो मीट कर जाएंगे, राइट। बट अगर दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब ना तो वो मीट कर रहे हैं और ना ही आगे जाके कभी मीट करेंगे, राइट। तो इसका मतलब है इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होगा नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तुम x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू तुम पूरी दुनिया में ढूंढ नहीं सकते हो जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा केस। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो दोनों लाइन है ना, अगर ये कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन अगर ऐसा हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर गए हैं, मतलब इनके सारे पॉइंट सेम हैं। और एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यानी कि ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के लिए ये दोनों इक्वेशंस ट्रू होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। एक ऐसा जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, दूसरा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर दोनों लाइंस पैरेलल चल जाएं, तीसरा इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे अगर दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाए। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एल्जेब्रिकली हम इसके 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकली हम उन 2 इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी इतना ही करेंगे, अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी मैं उससे 7 times old था, ठीक है। आफ्टर 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। यार इतना कंफ्यूजन क्रिएट ही क्यों करना है छोटी बच्ची के साथ, सीधा सीधा बता दो कि भाई आज की डेट में उसकी क्या एज है और तुम्हारी क्या एज है ना। हो सकता है वो उसके इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहा हो, है ना। तो चलो हम इन इक्वेशंस को पहले लिखते हैं। मान लेते हैं कि आफ्ताब का, ये है आफ्ताब और ये है डॉटर, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है दैट इज x, डॉटर का जो प्रेजेंट एज है दैट इज y, ठीक है। अभी फिलहाल x है आफ्ताब की एज, y है डॉटर की एज। बात करेंगे हम 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7, डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago आफ्ताब वाज 7 times as old as his daughter, राइट। यानी कि 7 years ago x - 7 जो आफ्ताब की एज थी दैट इज 7 times द एज ऑफ द डॉटर उस समय, ठीक है। तो यहां से मुझे एक रिलेशनशिप मिला, ग्रेट। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, यानी कि x -
7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें। ये हमारा हो गया पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x और y दो वेरिएबल में पहला लीनियर इक्वेशन। ओके, अब देखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद। तो अब देखेंगे 3 years लेटर, 3 साल के बाद आफताब का एज होगा x+3, राइट, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज तो x है, तो 3 साल के बाद x+3। सिमिलरली डॉटर का प्रेजेंट एज है y, तो 3 साल के बाद हो जाएगा y+3। अगेन एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साल बाद आफताब विल बी 3 times एज हिज डॉटर, यानी कि x+3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। ठीक है, तो अब देखो इस एक्सप्रेशन को भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, यानी कि x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एल्जेब्रिक मेथड से तो मैंने 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स लिख डाले हैं। तो ये है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहां तक सबको समझ में आया किस तरीके से हम इन इक्वेशंस तक पहुंचते हैं, क्योंकि जब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे पहले तो आपको वो 2 इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद तो उन्हें सॉल्व करने की बारी आती है ना। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस बना दिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे इसका, कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेट अस सपोज हमको ग्राफिकली सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके ग्राफ क्या सचमुच स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, बना के देखते हैं। अब लेट अस सपोज हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं पिंक कलर ही यूज करती हूँ ताकि ग्राफ बनाने में भी इजी होगा। तो x और y की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, राइट, एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो ले ही लेते हैं। लेट अस सपोज हमने x की वैल्यू ली -1, 0 और +1। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो यहां से इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, y क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप देखो y को उस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x माइनस 6, यानी कि y विल बी इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू हमने -1 डाली, अब देखो -1 डालेंगे तो y की वैल्यू 7/3 -7/3 इस तरह से आएगा। तो कुछ ऐसा डालते हैं ताकि वो 3 का मल्टीपल हो, ताकि हमें थोड़े सिंपलर वैल्यूज मिले ग्राफ आसानी से बनाने के लिए। ठीक है ना, तो एक काम कर सकते हैं कि हम 0 तो ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू ले लेते हैं 3 और -3, तो अगर x की वैल्यू -3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -9/3 यानी कि -3 y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू +3 लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि -1। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज मिल गए। अब इन वैल्यूज के हेल्प से चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू, यहाँ पर ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, जब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू भी -3 है, x की -3 y की -3, तो ये पॉइंट हो गया x0 y -2, x0 और y -2, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद x3 और y -1, x3 और y -1। ठीक है, तो देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके से एक क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, है ना। तो एक लाइन मिल गया। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन से भी हमें x और y की कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अब देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, y क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 42/7। तो यहाँ पर ना हम x की वैल्यूज कैसी चूज करेंगे, जो 7 के मल्टीपल्स हो, ताकि हमें थोड़े इजी वाले वैल्यूज मिले। इजी इन द सेंस जिनको प्लॉट करने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, जैसे मान लो एक तो हमने x की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 42/7 विच इज 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब मान लो हमने x की वैल्यू ले ली -7, ठीक है, तो क्या होगा 42 - 7 हो जाएगा, तो 35/7, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर की वैल्यू मान लो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से -14, अगर -14 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको हमने x -14 ले लो चाहे +7 ही ले लो, सब बराबर ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज थोड़ी बड़ी आएंगी। तो लेट्स से +7 आपने ले लिया तो 42 के साथ +7 49, तो y की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज मिल गए। अब इसको प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, लेट अस से यहाँ पे कहीं होगी, बिल्कुल रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं। जब x की वैल्यू -7 है मतलब इधर कहीं होगी, तो y की वैल्यू होगी +5 मतलब इधर कहीं, यहां कहीं। ये भी एक रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं। जब x की वैल्यू +7 है तो y की वैल्यू भी +7 है, मतलब x की वैल्यू +7 इधर कहीं और y की वैल्यू +7 मतलब इधर यूं कहीं ऊपर होगी। ठीक है, तो अगर इनको आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना तो अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया। अभी अगर हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हुए हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस के लिए रेस्पेक्टिव ग्राफ प्लॉट करना है, 2 लाइंस प्लॉट करने हैं। उसके बाद लुकिंग एट द लाइंस की लाइंस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इस स्टेप में हमने क्या सीखा कि इक्वेशंस बनाने कैसे हैं और उनका प्लॉट बनाना कैसे है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। ठीक है, तो इससे हम बड़ी आसानी से 2 इक्वेशंस बना सकते हैं और उसके बाद ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे हम इसके सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल का प्राइस है x, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 2 kg एप्पल का प्राइस 2x, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस 1y, दैट इज इक्वल टू 160। ये हमारा पहला इक्वेशन है। 4 kg एप्पल का प्राइस 4x, 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 2y, दैट इज इक्वल टू 300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स तो हमको मिल चुका है। ठीक है, अब इनको ग्राफिकली देखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे ग्राफिकली देखने के लिए दोनों ही इक्वेशन के लिए हमें एक्स वाई की थोड़ी सी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो चलो सबसे पहले पहला इक्वेशन देखेंगे। तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज निकालने के लिए पहले y को x के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो y विल बी इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे सारे बड़े बड़े वैल्यूज है, 160 100 वगैरह के रेंज में वैल्यूज हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे x और y की। तो x की मान लो हमने वैल्यू ले ली 50 60 70, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 40 20। जैसे ही आप उस इक्वेशन में डालते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल 50 डाला तो ये 100 हो गया, तो 160 माइनस 100 दैट इज 60, तो 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ वैल्यूज मिल गए। ठीक है, एक्स और वाई के। तो यहाँ पर भी देखो, चूंकि अब जो वैल्यूज हमें मिले हैं वो सारे 50 60 70 ऐसे रेंज में हैं, तो यहाँ पर जो स्केल भी हम लेंगे वो भी थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0 1 2 3 4, या तो हम 10 20 30 40 ले, या फिर हम 20 40 80 वैसे ले लें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 20 40 60 80। सिमिलरली इधर हमने ले लिया -20 -40 -60 -80। ठीक है, अब इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। x की वैल्यू 50 विच इज हियर, तो y की वैल्यू 60 विच इज हियर, तो ये आ गया एक पॉइंट। x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 40, ये एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20, तो ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दें तो हमें एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ हमने बना लिया। अब दूसरे वाली इक्वेशन की बात करेंगे। तो अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। नीचे वाले 2 से हमने कैंसिल कर दिया ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस रिलेशनशिप के हिसाब से हम x और y की ले लेंगे कुछ वैल्यूज। तो लेटर से हमने ले लिया 70 80 75। ऐसे वैल्यूज हम क्यों ले रहे हैं, ताकि y की हमें थोड़ी सिंपलर वैल्यूज मिले, राइट। अब देखो यहाँ पर 75 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 150 दैट इज 0। यहाँ पे 80 ले लोगे तो 80 इंटू 2 160, 150 माइनस 160 हो जाएगा -10।
यहाँ पे 70 ले लोगे तो 140 और 150 माइनस 140 हो जाएगा +10। तो यू नो वैल्यूज थोड़े से सिंपल मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 70 यानी कि यहाँ पे, और y की वैल्यू 10 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू -10, 80 और -10 यानी कि यहाँ कहीं, 75 और 0, इसकी वैल्यू 75 और इसकी वैल्यू 0 यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। अब अगर इन तीनों को हम ज्वाइन करें तो ये तीन कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट इस लाइन को अगर ऐसे स्ट्रेट खींचते चले जाओ तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जो है दोनों ग्राफ को अगर हम बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखो ये जो पर्पल वाली लाइन है और जो पिंक वाली लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। चूंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन चल रही हैं पैरेलल। तो पैरेलल चल रही हैं मतलब ये दोनों लाइन कहीं पे मीट करेगी, कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। अगर मीट नहीं करेगी इसका मतलब ये जो दो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है जिससे 1 और 2 ये दोनों ट्रू हो। इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने दिया गया था, इस प्रॉब्लम के डेटा में कुछ गलत है, राइट। हो सकता है कि ये जो डेटा है ना कि 2 kg और एप्पल और 1 kg ग्रेप का प्राइस 160 था और 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 300 था, ये जो डेटा हमारे पास है इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से ऐसा कोई x और y का वैल्यू हो ही नहीं सकता है जिसके लिए ये ट्रू हो। तो चलो करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि अगर हमारे पास एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर गार्डन हो, ठीक है, जिसका लेट से ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है या फिर विड्थ है, ठीक है। तो कहा गया है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और क्या कहा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ध्यान देना है बच्चों, हाफ द पेरीमीटर। और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरा बाउंड्री। पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पूरा बाउंड्री। बट यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर की बात हो रही है, यानी कि हाफ ऑफ 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 36 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलो करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो L और B की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो B को हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू L माइनस 4। यहां पर हम B को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 माइनस L। दोनों का ही मैंने हाथों हाथ लिख लिया, ठीक है। अब चलो पहली इक्वेशन की बात करते हैं। L की वैल्यू लेटर से हमने लिया वही छोटी छोटी वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने ले लिया 10, या फिर हमने इधर ले लिया लेट्स से 14 L की वैल्यू, और मान लो हमने ले लिया से 8, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो L की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 4 हो गया 6, 14 माइनस 4 हो गया 10, 8 माइनस 4 हो गया 4, ठीक है। तो L और B की हमने वैल्यूज लिख ली है। तो इधर प्लॉट करेंगे, लेट्स से ये 0 है, इसको हम 4, 8, 12, 16 इस तरीके के स्केल में बनाएंगे, बिकॉज हमारी सारी वैल्यूज इस वाले रेंज की हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 6, यानी कि यहां पे आएगा एक पॉइंट। L की वैल्यू 14, B की 10, L की आएगी 14 और इसकी 10, तो यहां पर L की 8 और B की 4, L की 8 और B की 4, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ग्रेट। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पे। तो अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर भी हमें L और B की कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसी वैल्यूज ले सकते हैं, ये है 36 माइनस L, राइट। तो ऐसी वैल्यूज भी लेना, ठीक है, जो
16 तक में मैनेज हो जाए हमारा, है ना। तो लेट अस सपोज हमने L की वैल्यू ली 18, तो B की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक है, चल जाएगा। ओके, अब मान लो मैंने L की वैल्यू ली लेट्स से 16, तो B की वैल्यू हो जाएगी 20, वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैंने L की वैल्यू ले ली, लेट्स से हम L की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो B की वैल्यू हो जाएगी 36, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं। L है 18, 18 यहाँ कहीं होगा, इसका 18 भी यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। L की वैल्यू है 16 और B की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब यहाँ कहीं होगा। अब L की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 36, 36 बहुत ऊपर कहीं होगा, तो बेसिकली एक इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट है ऊपर वाला वो काफी ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ तो 16 है, फिर 18 आएगा, 20, 22, ऐसे ऐसे करते करते काफी ऊपर आएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये दोनों कहीं पर मीट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू फिगर आउट। तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जो पिंक और पर्पल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यानी कि इस पॉइंट का अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो वही कोऑर्डिनेट हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें दे देगा, है कि नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अब ये तो 16 था, 18 मतलब रफली, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस काफी रफ एस्टिमेट लेते हुए ड्रॉ किया है, जब आप इसको प्रॉपरली प्लॉट करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो मिलता है, इसका जो ये जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 16 और जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज रफली 20, तो 20,16 लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस वाले पॉइंट के। इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो यानी कि L और B की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, L की वैल्यू हो जाएंगी 20 मीटर और B की वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर। अब अगर आप चाहो तो इसको इस वैल्यू पे डाल के भी आप देख सकते हो कि ये गिवन इक्वेशन के सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 बड़ा है, 4 मीटर ज्यादा है, विच इज ट्रू, राइट। अब L और B की वैल्यू अगर आप पेरीमीटर में डाल के, मतलब L प्लस B अगर आप निकालो तो कितना आएगा, 36 मीटर, 36 मीटर जो कि गिवन था क्वेश्चन में। तो यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन निकला है ग्राफिकली, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इसके लिए आप लोगों को बच्चों, मैं तो आपको समझाने के लिए ये ग्राफ्स प्लॉट कर रही हूँ, बट आप जब इसको प्लॉट करोगे तो यू शुड डू इट इन अ ग्राफ पेपर। इफ नॉट ग्राफ पेपर, अगर आप नॉर्मल कॉपी में भी कर रहे हो तो आप स्केल से मेजर करते हुए जो है ना ये लिया करो जो डिस्टेंस है। नहीं तो क्या होता है, जैसे फ्री हैंड बनाते हैं ना तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है, तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे होते हैं वो पॉइंट भी एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आई गेस बाय नाउ आप सभी को ये तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप ग्राफिकली या फिर ग्राफिकल मेथड के हेल्प से आप एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हम देखेंगे कि ये जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कभी नो सॉल्यूशन, कभी यूनिक सॉल्यूशन, इनके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं इन इक्वेशंस के, उनका बहुत बड़ा रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे उससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनका कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 डिफरेंट सिनेरियोज दे रखे हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट सिनेरियोज में हमें 3 डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले सेट ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन। तो सबसे पहले ये सेट ऑफ इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे और इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर लेट अस से इस पहले इक्वेशन के लिए अगर हम x और y की वैल्यूज लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y, मतलब x की हम जो भी वैल्यू लेंगे y की वैल्यू उसकी हाफ हो जाएगी। तो लेट अस से हमने x की वैल्यू ले ली 0, 2 और 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसके लिए लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, x और y की वैल्यू बराबर रहेगी, राइट। तो अगर x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, इसकी भी 1, x की वैल्यू 2, इसकी भी 2, ठीक है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, 4,
तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है 2। तो अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो दूसरे वाले ग्राफ में है x इज इक्वल टू 0, इसका दूसरा कलर ले लेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। x है 1 तो y भी है 1, x है 2 तो y भी है 2। तो इस केस में जो प्लॉट हमें मिल रहा है वो इस तरीके का एक लाइन मिल रहा है, ठीक है। अब इस प्लॉट से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है, इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में कैसा सॉल्यूशन होगा, इस सिचुएशन में होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा पहला सिनेरियो। सबसे पहले तीनों सिनेरियो का देखेंगे कि किस तरह का सॉल्यूशन तीनों सिनेरियो में आ रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कोफिशिएंट्स का यहाँ पे क्या चक्कर था, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब ये अगले सेट ऑफ इक्वेशंस में सबसे पहले इस पहले इक्वेशन को लेते हैं, x और y की वैल्यूज लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर y का क्या रिलेशन हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मान लो x की वैल्यू मैंने ली 0 1 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 1। अब ठीक इसी तरीके से अगले वाले इक्वेशन को देखते हैं। अगले वाले इक्वेशन में लेट अस से इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली देखो अगर 2 कॉमन ले रहे हो ना तो अगला वाला इक्वेशन भी आपका सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही है। तो इसका मतलब इसका भी अगर आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालोगे तो आपको ये सेम ही वैल्यूज मिलेंगी, है ना। और जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लॉट करते हैं या इसमें प्लॉट कर लेते हैं। लेट अस से x यहाँ पे 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 3, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर जब हम इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें इस तरीके का एक लाइन मिलता है जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है। अब ये एक इक्वेशन के लिए मिला, दूसरे इक्वेशन के लिए सेम ही मिलेगा ना, क्योंकि आप देखो ना ये था पहला इक्वेशन, राइट, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बट दूसरा इक्वेशन भी तो वही था बेसिकली, उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो वही था ना। तो जब दोनों सेम इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इन दोनों का लाइन भी सेम ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों लाइंस हैं वो क्या हो रहे हैं, इस केस में कोइंसाइड कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कोइंसाइड। जब कोइंसाइड करते हैं तो कैसा सॉल्यूशन हमें मिलता है, तो उस समय हमें मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला जो सिनेरियो है ये हमारे सेकेंड सिनेरियो के लिए है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड सिनेरियो में, ठीक है। तो चलो अब चलेंगे थर्ड सिनेरियो में। थर्ड सिनेरियो में देखो पहले इक्वेशन को लेते हैं। पहले इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो चलो इसका बनाते हैं, x और y की कुछ वैल्यूज लेते हैं। तो लेटर से x की वैल्यू हमने 0 1 2 ले ली, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 2 1। दूसरे वाली इक्वेशन को लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर भी 2 कॉमन लिया, बट अब ये दोनों इक्वेशन अलग है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना। तो इस वाले के लिए जो x और y की हमारी वैल्यूज होंगी वो देखो कैसी होंगी। लेट से x हमने 0 1 2 ले लिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 1 0, ठीक है। तो आई थिंक वी आर रेडी टू प्लॉट द ग्राफ। चलो प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर x की, यहाँ पे सबसे पहले तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4,
ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज तो है नहीं। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो एक लाइन तो हमें ये वाला मिल गया। ठीक है, ये हमारा एक लाइन है। अब बनाएंगे दूसरे वाले का प्लॉट, जहां पर x 0 है तो y की वैल्यू है 2, ये वाला लाइन प्लॉट हो गया। दोनों x 1 है तो y भी 1 है, और x 2 है तो y 0 है। ठीक है, तो अगर इसको हम ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके से एक लाइन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक रेड लाइन है और एक येलो लाइन है बच्चों, और अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इसका क्या मतलब है, इस वाले सिनेरियो में देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस लिए थे। पहले सेट ऑफ इक्वेशन के लिए था यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन के लिए था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन के लिए था नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हमने देखे, और अब इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये था कि अगर हम पहले वाले इक्वेशन के सेट को देखें तो वहां पर अब अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करें, ठीक है, तो पहले इक्वेशन का a1 और दूसरे इक्वेशन का a1 बराबर था, राइट। तो अब मैं एक डिफरेंट कलर यूज करूंगी। ठीक है, तो इस पहले सेट ऑफ इक्वेशंस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर a1/a2 यानी कि x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वेशन में बराबर हैं। यहाँ पर a1/a2 बराबर हो या ना हो, बेसिकली हम इनके रेशियो को देख रहे हैं। a1/a2 अगर आप देखो और अगर इसको आप b1/b2 से कंपेयर करो तो क्या ये बराबर है, a1/a2 तो 1 है, लेकिन b1/b2 क्या है, 1 नहीं है, कुछ और है, चाहे जो भी है बट 1 नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पहले वाले सिचुएशन में। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां पर यूनिक सॉल्यूशन है वहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है वहां पर अगर हम कोफिशिएंट को रेशियो को देखें तो क्या है, x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1/2, जो कांस्टेंट है c उनका रेशियो क्या है, -3/-6 विच इज अगेन 1/2, राइट। तो यानी कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है उस टाइम पर जो कोफिशिएंट्स के रेशियो हैं वो सारे बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब तीसरे सिचुएशन को देखते हैं। तो देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। अब अगली स्लाइड में मैं आपको प्रॉपरली इसको लिख के टेबल में दिखाऊंगी भी। यहाँ पर चूंकि हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं एक के ऊपर एक लिख रही हूँ, बट दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ये हमको प्रूफ करके दिखा यहाँ पे। अब ठीक उसी तरीके से अगर आप नो सॉल्यूशन वाले सिनेरियो को देखो और वहां पे कोफिशिएंट के रेशियो पे फोकस करो तो आप देखोगे x के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/2, लेकिन जो c1/c2 है दैट इज 3/4। तो यानी कि तीसरे वाले सिचुएशन में a1/a2 is equal to b1/b2 but this is not equal to c1/c2। तो ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होता है, हमारी इक्वेशन का होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा। हालांकि हमारा स्क्रीन पूरा भर चुका है, कहीं पर कोई जगह नहीं है, शायद अब अगर कोई इस टाइप पे देख रहा होगा तो उसे कुछ समझ भी ना आए, बट हमें समझ में आ चुका है, राइट, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया है। तो हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज देखे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन, और हमने ये देखा कि इन तीनों सिनेरियोज में हमारे कोफिशिएंट के रेशियोज का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो प्यारे बच्चों, जितने लोगों को लगा कि पिछला स्लाइड तो मैम पूरा हौच-पौच हो गया था लास्ट में, ठीक है, उनके लिए एक और बार मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से हमने रेशियोज को कैलकुलेट किया। ठीक है, ग्राफ बनाने तक तो सबको समझ में आया कि पहले वाले सिचुएशन
इक्वेशन में हमें कैसा मिला था, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था। सेकंड, और मैंने अभी वही इक्वेशंस लिख रखी हैं, तो पहले वाले के लिए हमको कैसा सॉल्यूशन मिला था, इसके लिए मिला था यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए कैसा मिला था, इसके लिए मिला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए हुआ था नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन सिचुएशन अभी अभी हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट्स के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर a1/a2, x का a1 है दैट इज 1, ये अगली इक्वेशन में a2 जो है दैट इज ऑल्सो 1, तो 1/1 दैट इज 1। b1/b2 कितना होगा, b1 y का जो कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में दैट इज -2, y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में दैट इज b2 विच इज -1, तो -2/-1 विच इज 2। c1/c2, यहाँ पर c1 और c2 क्या है, c1 यहाँ पे है ही नहीं यानी कि 0 है, करेक्ट, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट, तो यहाँ पर c1/c2 इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली अगर इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है सिचुएशन। और यहाँ पर हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने क्या देखा था, ग्राफिकली क्या हो रहा था, जो लाइंस बनी थी दे वेर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन फाइनली क्या हुआ कि इस तरह के सिचुएशन में हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों आपके लिए अब शॉर्टकट ये हो जाएगा कि अगर कभी भी आपके पास गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं तो सिर्फ उनके कोफिशिएंट को, रेशियो को देखते हुए आप बता दोगे कि किस तरह का सॉल्यूशन इनका मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ अगर ये बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए मान लो किसी, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था राइट, वो एप्पल्स और ग्रेप्स वाला, जहां पर डेटा ही गलत था तो नो सॉल्यूशन आ रहा था राइट। तो अब नो सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा इतना कैलकुलेशन करने की, इतना ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम कोफिशिएंट के रेशियोज को देखते हुए बता देंगे कि किस तरह का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो है ना मजेदार चीज, ठीक है। तो चलो अभी इसको पूरा खत्म करते हैं, तो अगले सेट ऑफ इक्वेशन को लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 क्या हो जाएगा, x के दोनों कोफिशिएंट्स 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, y के दोनों कोफिशिएंट विच इज अगेन 1/2। उसके बाद c1/c2 वो हो जाएगा -3/-6 विच इज अगेन 1/2। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ओके। तो और यहाँ पर ग्राफिकली हमने क्या देखा था, इस सिचुएशन में ग्राफिकली क्या दिखा था, ग्राफिकली हमको दिखा था कि ये जो दोनों लाइन थे, ये दोनों लाइन कर गए थे कोइंसाइड, जिसका मतलब है ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सिनेरियो। अब देखते हैं तीसरा सिनेरियो जहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इस केस में a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2। इस केस में b1/b2 क्या हो जाएगा, y के कोफिशिएंट्स अगेन 1/2। और इस केस में c1/c2 क्या हो जाएगा, -3/-4 विच इज 3/4। इसका मतलब यहाँ पर a1/a2 जो है ये b1/b2 के बराबर तो है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ग्राफिकली हमें दिखा था कि ये लाइंस चल रहे थे पैरेलल, विच मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए जब कभी भी कोई आपको कोई भी डेटा देता है और पूछता है कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, सबसे पहले हमारे लिए बुद्धिमानी वाली बात ये होगी कि ये चेक कर लें कि इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं। तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब है कि भाई चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसे भी सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन हमें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। कोफिशिएंट्स के इन रेशियोज को आपको बिल्कुल याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इन रेशियोज के दौरान किस तरह का सॉल्यूशन हमें मिलता है। सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर मैं इस ग्राफ में हाईलाइट करूं तो ये रेशियोज, इनमें ग्राफिकली कैसा पैटर्न होता है और इनका सॉल्यूशन का पैटर्न कैसा होगा, ये जो पूरा पोर्शन है ना, दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट कांट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक,
ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equations intersect at a point, पैरेलल और कोइंसिडेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस को देख के और उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो बताते हैं। तो यहाँ पर है हमारा ये पहला इक्वेशन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट विच इज a1 इज 5, y का कोफिशिएंट विच इज b1 दैट इज -4 और c1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा दूसरा इक्वेशन है इसकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं कोफिशिएंट की, यानी कि a2 की वैल्यू हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ओके, अब रेशियोज देखते हैं। तो a1 बाई a2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/7। ठीक है, b1 बाई b2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4/6 विच इज इक्वल टू -2/3। अब इसी तरीके से c1 बाई c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं विच विल बी 8/-9 दैट इज -8/9। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये सारे क्या हैं? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। रेशियो तो ये कहानी कह रहा है, और अगर रेशियो ऐसा कह रहा है इसका मतलब कैसा ग्राफ मिलेगा हमें? हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा विच विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यानी कि जो इनके जो ग्राफ्स होंगे दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए मैंने बोला कि इसकी पिछले स्लाइड में मैंने वो जो रूल्स बताए 3 डिफरेंट सिचुएशंस की, उसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो आपके मतलब इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम किए जाते हैं, तो एंड इट्स प्रीटी सिंपल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और इक्वेशन मेरे को लिखना है, वो दिया हुआ नहीं है, इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये जो हमने अभी रिलेशनशिप देखा ना कोफिशिएंट के बीच में और किस तरह का सॉल्यूशन आएगा उसके बीच में, उसके बेसिस पे हम बेसिकली अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है तो हम दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, चलो करके देखेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ये एक इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे मैं कह सकती हूँ कि a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -8। ये जो है मेरे गिवन इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है, ये है मेरा गिवन इक्वेशन। ठीक है, इतना मुझे पता है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट, जहां पे बोला गया है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाओ ताकि इन दोनों इक्वेशन के जो प्लॉट्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। यानी कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा सच दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। तो अब ये मेरा गिवन इक्वेशन है। मान लो अगले इक्वेशन का a2 अगर सेम भी रख देती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, b और c की वैल्यू को ऐसे चेंज कर देते हैं सच दैट a1 बाई a2 के बराबर ना हो। मतलब देखो a1 बाई a2, a को चूंकि मैंने सेम रख दिया, इसका मतलब a1 बाई a2 क्या हो गया, 1। अब b और c की वैल्यू को ऐसे चेंज कर दो ताकि वो पुराने वाले b और c की वैल्यू के बराबर ना हो, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? मैंने क्या किया चीजों को सिंपल रखने के लिए, a को मैंने एज इट इज रख दिया, जो a1 की वैल्यू थी मैंने a2 की वैल्यू भी सेम रख दी, तो उससे क्या हुआ, a1 बाई a2 हो गया 1। अब मैं चाहती हूं कि a1 बाई a2 का जो रेशियो है ये b1 बाई b2 या c1 बाई c2 से बराबर ना हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, b की जो वैल्यू है, b2 की जो वैल्यू है वो आप b1 के बराबर बिल्कुल नहीं रखोगे, कुछ भी और रख दो। लेट सपोज मैंने रख दिया लेट से 5y, ठीक है। फिर c की जो वैल्यू है, c2 की जो वैल्यू है वो भी आप c1 से अलग कुछ भी डाल दो। तो मान लो कि मैंने डाल दिया 11 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, a1 बाई a2 क्या है, 1, राइट, क्योंकि मैंने सेम रखा है कोफिशिएंट, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, a1 बाई a2 की वैल्यू तो 1 है,
लेकिन जो b1/b2 है वो तो 3/5 हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हुए। जो c1/c2 है वो तो भाई 8/11 हो गया, यानी कि ये भी बराबर नहीं हुए। चूंकि इनमें से कुछ भी बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें कैसे लाइंस मिलेंगे, ग्राफिकली हमें मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो। आप 2x + 99y - 0 = 0 ऐसे भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो बेसिकली आप, सच दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2 विच इज पैरेलल लाइन। यानी कि अब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है ताकि हमें पैरेलल लाइन मिले। पैरेलल लाइन बोले तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमको कब मिलता है, जब पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, जो नया इक्वेशन हमको बनाना है उसमें भी हम a2 को 2 रख देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, a1 तो मेरा 2 था ही, हमने a2 को भी 2 रख दिया, तो ये 2/2, a1/a2 का रेशियो कितना हो गया 1। अब मुझे b1/b2 का रेशियो भी 1 ही रखना है, राइट। तो अब b1 की वैल्यू है 3, तो b2 की वैल्यू भी 3 ही होनी पड़ेगी, तभी तो रेशियो 1 रहेगा। तो इसीलिए हम लोग b2 को भी 3 रखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं चाहिए। इसका मतलब है c2 की वैल्यू हम -8 के अलावा कुछ भी रखेंगे, क्योंकि अगर आप c2 -8 रख दोगे तो फिर -8 c1/-8 c2 वो 1 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, लेट्स से +11 रख दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो आप, ये जो आपका इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन के केस में a1/a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b1/b2 भी 1 आ जाएगी, लेकिन c1/c2 जो है ये आ जाएगी -8/11। ठीक है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हमें मिल जाएगा पैरेलल लाइंस। मुश्किल लग रहा है, नहीं लगना चाहिए यार, ये रूल्स अगर पता है तो बहुत आसान है, बाकी सब कुछ तो लॉजिकल है। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड। तो अब थर्ड वाले में क्या पूछा गया है, हमको चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब होते हैं, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और वैसे सिचुएशन में क्या होता है, वैसे सिचुएशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मिलते हैं कैसे लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब जो अगला इक्वेशन मेरे को बनाना है वो ऐसे बनाना है कि जो रेशियो है वो बराबर रहे। तो इसका मतलब अगर मैं मान लेती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं रेशियो को ना 1 रख देती हूँ, आसान रहेगा, ज़्यादा माथामारी नहीं है। 1 रख दिया तो अगले वाले को भी मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली मैंने सेम ही इक्वेशन लिख दिया। लेकिन अगर आप बोलो नहीं मैम सेम ही क्यों लिख दिया, कुछ और लिख दो, तो एक काम करो ना, इस पूरे इक्वेशन को एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जब आप एक ही नंबर से पूरे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किए हो, इसका मतलब ही तो यही है ना कि इनका जो रेशियो आएगा ये बराबर ही आएगा। जैसे देखो 4x यहाँ 2x, तो क्या हो जाएगा a1/a2 2/4 दैट इज 1/2, है ना। अब b1/b2 देख लो 3/6 दैट इज ऑल्सो 1/2, c1/c2 देख लो -8/-16 दैट इज ऑल्सो 1/2। तो हो गए ना तीनों बराबर, तो हो गया ना कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हम करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्राफिकल मेथड तो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने करके देखे, तो आई थिंक जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उससे आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं क्या कहूँगी कि बुक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे कोई से भी बुक आप फॉलो करते हो, उसमें से आप और क्वेश्चंस ज़रूर से सॉल्व करो, और वो भी खुद से। ठीक है, कहीं भी फंसोगे तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके चलो, अच्छा एक और बात, आई होप जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो आप उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को कर भी रहे हो, क्योंकि भाई मैथ्स है, कुछ स्टोरी टेलिंग सेशन तो है नहीं कि बैठ के ऐसे बैठ के बस स्टोरी सुनते रहोगे और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में शायद आ जाएगा, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है,
एनीवेज, तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा अप्रोच इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो कि है हमारे एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दो मेथड्स, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, बट अब आपका जो नया रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भी दो ही मेथड्स देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो शुरुआत करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब से ही पता चल रहा है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेस करना, एक चीज को हटा के वहां पे किसी और चीज की वैल्यू डाल देना, दैट इज सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होगा। अब जैसे लेट्स से हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशंस हैं, ये और ये, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को आप उठा लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं। लेट अस यहाँ पर हम y को जो है x के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन। y की ये जो वैल्यू हमने लिखी x के टर्म्स में, उस वैल्यू को हम दूसरे वाली इक्वेशन में डाल देंगे। यानी कि ये जो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है ना, इसको हम इस वाली इक्वेशन में y की जगह डाल देंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली बच्चों देखो हमें क्या मिल गया, हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो अब इसे सॉल्व करना इज सुपर सिंपल, है कि नहीं। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 18। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल गई, हम y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 14 माइनस 9। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। राइट, ये हमें मिल गया। इसका मतलब ये जो दो गिवन इक्वेशंस थे, इन दोनों गिवन इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन हमें मिल गया। डेफिनेट सॉल्यूशन कह लो या फिर यूनिक सॉल्यूशन कह लो, वो हमें मिल गया। तो ये था हमारा पहला सिचुएशन, जहां पर दो ऐसे इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनके अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। ठीक है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये दो गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी मच पॉसिबल और हमें x और y की स्पेसिफिक वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हुए कई बार हमें ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पर दोनों गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो या नो सॉल्यूशंस हो, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो देखेंगे। तो चलो अब देखते हैं एक और एग्जांपल जहां पर हमने दो अलग कुछ और सेट ऑफ इक्वेशंस ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और सिचुएशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए तो रिवीजन भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। तो लेट अस सपोज हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम y को x की टर्म्स में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 9, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, या फिर हम लिख सकते हैं ऊपर से 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बाई 3, 3 3 9, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1। ठीक है, y को हम x के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 था। ये तो हम सीख ही चुके हैं, अभी रिवीजन हो रहा है बस। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे, यानी कि y की इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3।
ठीक है, यानी कि 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो यार वेरिएबल गायब ही हो गया। हमने एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट क्या किया, हमारा दूसरा वाला वेरिएबल यानी कि x वाला टर्म तो पूरा का पूरा गायब हो गया, और हम कहाँ आ पहुंचे, हम एक इस तरह के इक्वेशन पे आ पहुंचे जहां पर हमें क्या मिल रहा है 3 इज इक्वल टू 3। लेकिन ये जो 3 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, दिस इज अ ट्रू रिलेशन, राइट। हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल रहा है जो सच है, 3 तो 3 के बराबर ही है, सो दिस इज ट्रू। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, इसका मतलब है ये जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस है इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यही अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख रहे होगे तो वहां पे लिखा होगा कि अगर कभी भी आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, ध्यान देना बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर क्या था 3 इज इक्वल टू 3, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलता है इसका मतलब है जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ेंगे तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो, अधिकतर स्टेप्स हम देख ही चुके हैं, हमारे लिए सिर्फ एक रिवीजन है। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 सेट ऑफ इक्वेशन। पहला स्टेप क्या कहता है, y को लिखो x के टर्म्स में। हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा y को ही x के टर्म्स में लिखना है, आप x को भी y के टर्म्स में लिख सकते हो और उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन में उसे डाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट चाहिए तो चलो इस बार वैसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं x को क्या लिख सकती हूँ 4 माइनस y, हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो x की इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दो 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 4 इज इक्वल टू 14। तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जो ट्रू नहीं है। यार 4 और 14 में तो बहुत फर्क है कि नहीं। तो 4 और 14 बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिल गया विच इज फॉल्स। और यही कहता है हमारा तीसरा सिनेरियो कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए तो इसका क्या मतलब है, जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं दैट हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर इसे ऐसा भी कहा जाता है कि जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन है दैट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि ये जो 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो डेटा में गड़बड़ है। सो मतलब दे आर नॉट कंसिस्टेंट, वो जो डेटा है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। याद है एप्पल और ग्रेप वाला एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि भाई इतना किलो एप्पल इतना किलो ग्रेप का प्राइस इतना है, फिर हमने बोला भाई इतना किलो एप्पल इतना किलो ग्रेप का प्राइस इतना है, और उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है ना इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ इज नॉट कंसिस्टेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो विद दिस हम लोगों ने समझ लिया है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। आया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक और मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद अब देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट इस वर्ड का मतलब ही होता है हटाना। किसको हटाना चाहते हैं हम अपने रास्ते से 2 में से एक वेरिएबल को हटाना चाहते हैं। हमारा रास्ता किस चीज़ का है, हमारा रास्ता इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि 2 में से एक वेरिएबल हमारे रास्ते से हट जाए। कैसे हटाएंगे, गोली से उड़ा देंगे। हमारा गोली क्या रहेगा, हमारा गोली रहेगा एक ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हमारा एक वेरिएबल गायब हो जाए और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब ये ट्रिक कौन सा है, तो हमारा ट्रिक ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दोनों में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो है वो दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएं। जैसे मान लो अगर हमारा पहला इक्वेशन है कुछ भी, कोई भी रैंडम इक्वेशन है, लेट अस से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमारा दूसरा इक्वेशन है लेट अस से x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम ये कोशिश करेंगे x या y में से किसी एक का दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम हो। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा ठीक है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो चलो दूसरे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कर ही सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दिया। जैसे ही ऐसा कर दिया तो आप देखो क्या हो गया, दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो गया, दैट इज 2। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अब अगर इस दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2x माइनस 2x हो जाएगा गायब। तो हट गया ना रास्ते का कांटा। मैं ये नहीं कह रही कि x हमारे रास्ते का कांटा था, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें गायब करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर करना होगा। तो ये रहेगा हमारा अप्रोच। ठीक है, तो चलो अब एलिमिनेशन मेथड से भी देखते हैं डिफरेंट सिनेरियोज और किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो चलो एलिमिनेशन मेथड में भी हम अलग अलग तीनों सिनेरियोज देखते हैं कि कैसे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नो सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन ले लिया है। ठीक है, आपको पहले ही देख के पता चल रहा होगा कि भाई नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब इनका कुछ ऐसा ही होने वाला है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वो तो ठीक है, बट देखना क्या है, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि एलिमिनेशन मेथड को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट क्या है, रास्ते से एक वेरिएबल को हटाना, गायब करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। हाँ, तो हम इसी को टारगेट करते हैं, इसी x को हम टारगेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को, ध्यान रखो, हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और अभी अभी जो हमको मिला वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो क्या मजेदार बात है, तो देख के ही पता चल रहा है कि यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं 2x प्लस वाई 5 है, एक तरफ हम कह रहे हैं 2x प्लस 2y 14 है। ऐसा हो ही कैसे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते भी हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ये तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, -9 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब हमें जो ये जो रिलेशनशिप हमें मिल रहा है, ये कैसा स्टेटमेंट मिल रहा है, हमको मिल रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। और हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था कि अगर हमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है, इसका मतलब है जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं दे आर इनकंसिस्टेंट। तो चलो अब हम देखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला सिचुएशन। तो यहाँ पर भी हमने ले रखे हैं क्या, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा अप्रोच क्या होता था कि y को x के टर्म्स में लिखो और फिर उसको दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट्स को बराबर करो, ताकि वो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ करें तो वो गायब हो जाए। ठीक है, ये हमारा अप्रोच का फर्क है। तो यहाँ पर भी चलो अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, तो यहाँ पर भी देखो वही अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, 2x है, यहाँ पे ये x है। ठीक है, हम वही चलते हैं लेके कि भाई हम ना इस x के कोफिशिएंट को बराबर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, अभी इस पूरे चीज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 2 इक्वेशंस है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो मैंने अभी निकाला ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब देख के सबको आ रही होगी हंसी कि मैम आपने तो सेम चीज लिख रखी है। अब मैंने क्या लिख रखी है यार, सेम चीज मिली है मुझे, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज मिल गई मुझे, है कि नहीं। अब चूंकि दोनों सेम ही चीज है, मान लो एक बार के लिए अगर सब्ट्रैक्ट कर भी देंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, जो कि हालांकि एक ट्रू स्टेटमेंट है,
है ना। भले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें उस तरीके से नहीं मिला, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये जो बात है ना, ये बात पता करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका है a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे बराबर हैं तो भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब जब देखो ना तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो जब बराबर होगा तो बेसिकली वो जो इक्वेशन होंगे ना वो सेम ही तो इक्वेशन होंगे, बस इसी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अब एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई ये जो है गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अगर उसमें मेंशन नहीं होता है कि भाई आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज करते हो, लेकिन अगर वहां मेंशन्ड है कि इस पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है तो यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है। इसको सबसे पहले इवन बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक सिंपल सी बात समझो। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 35, ठीक है। ये जो 35 नंबर है, 35 की वैल्यू हम कैसे बताते हैं कि ये 35 है। 35 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो 3 है ये 10th प्लेस पे है और ये जो 5 है ये 1st प्लेस पे है। अब मैं सीधा क्लास 1 के मैथ्स में चली गई हूँ, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 × 10 + 5 × 1, तो ऐसे बनता है 35 का वैल्यू। मतलब 35 एक नंबर है जो 2 डिजिट से बना है, 3 और 5, लेकिन 35 की वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन बाय 3 × 10 + 5 × 1। ये बात सबको समझ में आ रही है, सुपर। ये बहुत बेसिक था क्योंकि इसी को यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो मान लेते हैं कि ये जो 2 डिजिट नंबर है, लेट अस सपोज दिस 2 डिजिट नंबर इज XY, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, जो नंबर रिवर्स करके मिलेगा वो नंबर क्या हो जाएगा, YX, है ना। पहला नंबर अगर 35 है, डिजिट को रिवर्स करोगे तो 53 बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है दैट इज 66। अब बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे इक्वेशन, XY + YX = 66, और जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो X और Y है ये तो सिर्फ डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी मैंने वही सिखाया था, 3 और 5 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो जो 35 है उसकी वैल्यू कैसे पता चलती है, 3 × 10 + 5 × 1, यानी कि उनका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, उनका प्लेस वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली इस वाले नंबर की वैल्यू कितनी है, X × 10 + Y × 1। सिमिलरली इस वाले नंबर की वैल्यू कितनी है, Y × 10 + X × 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब बताओ, अब यानी कि ये जो XY है इसकी वैल्यू कितनी है, 10X + Y। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी है, 10Y + X, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच यही था, यही इसका सबसे बड़ा कैच था। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो यू आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो चलो यहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे बना लेते हैं एक खोपचा और इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि ये वाला नंबर, यानी कि ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, यानी कि 10Y + X, इन दोनों का जो सम है दैट इज = 66, ठीक है। अब यहां से मिलेगा हमें हमारा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, 10X + X + 10Y + Y, बस X को साथ में कर लिया, Y को भी साथ में कर लिया। तो ये कितना हो गया, 11X + 11Y = 66। अगर 11 कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा X + Y = 66/11, 11 6 = 66, तो ये हो जाएगा X + Y = 6। ये क्या मिल गया, ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है।
और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि इसके जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y ही तो हैं, तो बोला गया है कि ये डिफरेंस जो है दोनों डिजिट्स के बीच में दैट इज 2। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब कुछ मुश्किल है क्या ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना? इतनी देर से इतने सारे मेथड सीखे हमने, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हालांकि यहाँ बोला गया है एलिमिनेशन मेथड, तो इसीलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बोले तो हमारा फोकस किस पे होगा, कोफिशिएंट पे। और यहाँ तो मजेदार बात ये कि यार कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ऐड भी करते हैं तो भी प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो मतलब एक वेरिएबल हमारे रास्ते से हट जाता है। अगर माइनस कर देंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स हट जाएगा, उसके इसमें वाई रह जाएगा, है ना। तो ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे सब बराबर बात है, चलो ऐड ही कर देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर हो गया 2x और इधर हो गया 6 + 2 8, तो यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 मिल गई, तो क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि x + y = 6, तो यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 6 - x, दैट इज 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या मिल गया यहाँ से, हमें मिल गया x = 4 और y = 2। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द नंबर। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या था, नंबर तो एक्स वाई था, तो यानी कि हमारा नंबर हो जाएगा क्या, हमारा नंबर हो जाएगा 42। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लो 42 में 42 के डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो 24 हो जाएगा, 42 + 24 अगर करोगे तो 66 आ जाएगा। सही है ना, ग्रेट। अब पूछा गया है एक चीज और कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, लॉजिक। 42 एक ऐसा नंबर हो सकता है, एक ऐसा ही नंबर 24 भी तो हो सकता है। अब यही चीज अगर मैंने एक ऑप्शन है कि मैंने बोला माय आंसर इज 42 एक लौता ऐसा नंबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा एक नंबर 24 भी है, क्योंकि वो दोनों ही तो एक दूसरे के रिवर्स नंबर्स हैं, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा नंबर 42 है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा नंबर 24 है। दोनों केस में ही हमारे क्वेश्चन के तो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूंगी मेरा नंबर 42 है तो रिवर्स नंबर 24 होगा, अगर मैं बोलूंगी मेरा नंबर 24 है तो रिवर्स नंबर 42 होगा, इतना ही फर्क है ना। तो ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे 2 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें मुझे लगता है कि सॉल्व कैसे करना है ये तो आप सीख ही जाते हो 1-2 बार प्रैक्टिस करके, बट बहुत बार ना ये इक्वेशंस को बनाने में बच्चे फंस जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि इक्वेशन बनाना कैसे है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात पे भी ध्यान देना है और ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन। मेरे से सबसे पहले ये सीखो कि हम इक्वेशन बना कैसे रहे हैं, वहां फंसते हैं बच्चे, बार बार कह रही हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा, अगर आप टैक्सी या ऑटो में ट्रैवल करते हो तो एक फिक्स चार्ज होता है कि भाई चाहे डिस्टेंस आपका कितना ही करीब हो या कितना ही दूर हो, एक फिक्स चार्ज होगा, प्लस उसके साथ जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता रहेगा आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो इसी तरीके से आपका जो बिल है वो बनता है। ठीक है, ओके। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। किसी ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसके लिए उसको पे करना पड़ा 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, अगर किसी ने 15 किलोमीटर्स ट्रैवल किया तो उसके लिए उसे पे करना पड़ा ₹155। ठीक है, फाइन, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। ठीक है, चलो तो लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है दैट इज ₹X, और जो चार्ज पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का जो चार्ज कर रहे हैं दैट इज Y। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो 10 किलोमीटर की जो जर्नी है, 10 किलोमीटर जर्नी के लिए मेरा टोटल प्राइस कितना होना चाहिए। एक तो मेरा फिक्स्ड चार्ज है जो कि है ही, वो फिक्स चार्ज कितना है, वो है X, तो ये फिक्स चार्ज तो लगना ही है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर विच इज Y,
और कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल बिल होना चाहिए और मेरा बिल कितना हुआ है 105, यानी कि x + 10y = 105। ये मेरा पहला इक्वेशन है ना, इजी था। अब देखते हैं 15 किलोमीटर जर्नी की कहानी। 15 किलोमीटर के केस में भी जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो रहेगा ही, वो उतना ही रहेगा x। अब पर किलोमीटर मैंने बोला है y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा पैसा 15y, और ये जो पूरा बिल है ये कितना है, एज पर क्वेश्चन इट इज 155। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, बहुत बार हम स्मार्टली यूज करते हैं मेथड। जैसे यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को देख करके ही ये पता चल रहा है कि यार x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में ऑलरेडी ही सेम है, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं ना, क्योंकि एलिमिनेशन का आधा काम किया हुआ ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये x कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल से पीछा छूटा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5y, यहाँ पे क्या आ जाएगा -50। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 10। अब y की वैल्यू निकल गई, तो x की वैल्यू निकलना मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पहले वाले इक्वेशन से देख लो, 105 - 10y, तो मतलब 105 - 10 × 10 विच इज 100, सो दैट इज 5। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू हो गई कितनी, ₹10, करेक्ट, बिकॉज ₹10 पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं, और x की वैल्यू हो गई ₹5, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है दैट इज ₹5। इसका मतलब ये जो टैक्सी है ना, ये टैक्सी चाहे कहीं भी जाए उसका एक फिक्स चार्ज है 5 रुपए का, उसके बाद हर किलोमीटर पे 10 रुपीज उसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के आखिरी में एक और पार्ट है जो कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो बहुत ही आसान है, 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना पे करना पड़ेगा, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है, फिक्स्ड चार्ज कितना है ₹5, और इसके साथ में कितना जुड़ जाएगा, पर किलोमीटर का 10 रुपीज, और कितना किलोमीटर है 25 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया 250 + 5 दैट इज 255। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपीज पे करने होंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन कहता है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना को कितने पैसे चाहिए थे, मीना को चाहिए थे 2000 रुपए, 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। ठीक है, उसे सिर्फ 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही चाहिए थे। ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसे 25 नोट्स मिले, 50 के और 100 के मिला के। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव। ठीक है, चलो देखते हैं। सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 मान लेते हैं x, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 मान लेते हैं y। ठीक है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि टोटल उसे 25 नोट्स मिले थे, यानी कि x + y = 25। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब नोट्स की वैल्यू की बात करते हैं। अगर x नंबर ऑफ नोट्स हैं 50 रुपए के, जैसे 50 रुपए के अगर आपके पास 2 नोट होते हैं तो आपके पास पैसा कितना होता है, 50 × 2 100 रुपए। अगर 50 रुपए के नोट आपके पास 10 होते हैं तो 50 × 100 दैट इज 500 रुपए, तो आपके पास 500 रुपए होते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 50 के नोट्स x हैं, तो x × 50 ये हो जाएगी जितने भी 50 के नोट्स हैं उसकी वैल्यू। सिमिलरली 100 के नोट्स y हैं, तो y × 100 ये हो जाएंगे जितने भी 100 के नोट्स हैं उनका नेट वैल्यू, और ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो दैट विल बिकम 2000, क्योंकि टोटल पैसा कितना वो विड्रॉ की थी 2000, राइट। तो यानी कि 50x + 100y = 2000। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 50 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 2y, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, अब इनको करना है सॉल्व। अब इक्वेशन को देख के फटाफट से पलक झपकते बताओ कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। एक इक्वेशन है x + y = 25, दूसरा x + 2y = 40।
कौन सा यूज करें आसानी से? एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना x का जो है कोफिशिएंट सेम है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा y और ये हो जाएगा 40 माइनस 25 दैट इज 15। तो y की वैल्यू तो एकदम से एक स्टेप में निकल के आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई 25 था, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस वाई दैट इज 25 माइनस 15 विच इज 10। तो इसका मतलब है 100 के नोट कितने थे, 100 के नोट 15 थे, और 50 के नोट कितने थे, 50 के नोट 10 थे। अब इसको वेरीफाई करके देख लो, 100 के नोट अगर 15 थे तो मतलब टोटल अमाउंट कितना था, 1500 रुपए। 50 के नोट अगर 10 थे तो टोटल अमाउंट कितना था, 500 रुपए, राइट। तो 500 प्लस 1500 कितना हो गया, 2000 रुपीज। वेरीफाई भी हो गया। तो चलो भाई, इस वीडियो का आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी वही एज वाले प्रॉब्लम्स है, ये काफी फेमस प्रॉब्लम्स है, पता है। इनफैक्ट आप आगे जाके भी देखोगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी इस तरह के एज प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि नूरी का प्रेजेंट एज है x, ठीक है, ये इनके प्रेजेंट एज है। ठीक है, 5 years ago 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, x माइनस 5, सोनू का एज कितना होगा, y माइनस 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था x माइनस 5 वो सोनू के एज से 3 टाइम्स था, थ्राइस था। ठीक है, अब यहां से मिल जाएगा हमें पहला इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो 10 years लेटर, अब यहाँ पे लिख दो 10 years लेटर कितना हो जाएगा, नूरी का एज x प्लस 10, क्योंकि x उसका प्रेजेंट एज है, और 10 years लेटर सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10। और क्वेश्चन कह रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि x प्लस 10 जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, अब हमारे पास आ गए दो इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल, अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो कोई सा भी मैं सॉल्व करने जा रही हूँ हमेशा एलिमिनेशन ही लगा रही हूँ, क्योंकि वो आसान पड़ रहा है, एक एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हो रखा है, तो कोई और मेथड यूज करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर आप करोगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू लोगे -10 प्लस 3y, फिर यहाँ डालोगे -10 प्लस, हालांकि वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें इसको, चलो कर लेते हैं भाई, बहुत देर से हम एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x इज इक्वल टू -10 प्लस 3y। ठीक है, और अब x की ये वाली वैल्यू हम दूसरे वाले इक्वेशन में x की जगह डाल देंगे, तो x की जगह हम क्या डाल देंगे, -10 प्लस 3y डाल दिया, बचा हुआ इक्वेशन क्या है, -2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 प्लस 3y माइनस y, यानी कि प्लस y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो y की वैल्यू निकल के आ गई 20। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस 3y दैट इज 3 इंटू 20, तो 60 माइनस 10 दैट इज 50। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो हमें क्या पता चल गया कि नूरी का जो एज है विच इज x इज 50 years, और सोनू का जो एज है विच इज y इज 20 years।
ठीक है, हो गया सॉल्व। तो हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए, हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड सब कुछ डिटेल में समझा, लेकिन सिर्फ ये वीडियो देखना या सिर्फ मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना काफ़ी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, खुद से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे ऐप पे, हमारे वेबसाइट पे आके आस्क क्वेश्चन सेक्शन में डाउट्स पूछ भी सकते हो, जिसका हम जल्द से जल्द आंसर करेंगे। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको हमारे ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, चाहे नोट्स हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। तो चलो आज का चैप्टर यहीं तक। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स जरूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह आप क्या करोगे, कॉमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स के इस पर्टिकुलर चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो अपने टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी बुक से, कोई से भी बुक जो आप फॉलो करते हो उससे सॉल्व करते रहो। जहाँ पे भी आप फंसते हो वो डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हो learnohub.com या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में इस चैप्टर में या फिर किसी और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर में आपको अपने लिए पर्सनलाइज्ड 1-on-1 क्लासेस चाहिए विद आवर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तो आप अपनी क्लासेस बुक कर सकते हो एट लर्नोहब स्वयं। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और ज़बरदस्त, धमाकेदार, शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।